नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 की 15वें पाठ नीलकंठ को पढ़ने जा रहे हैं। नीलकंठ पाठ की कवित्री लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। तो पहले महादेवी वर्मा जी के बारे में जाने। महादेवी वर्मा हिंदी में छायावादी युग की लेखिका और कवित्री मानी जाती हैं। छायावादी युग के 4 स्तंभ माने जाते हैं हिंदी में: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और चौथी हैं महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा छायावादी युग की प्रमुख कवित्री हैं और इन्होंने ज्यादातर कविताएं खड़ी बोली में ही लिखी हैं। बच्चों, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रश्मि, नीरजा, निहार, अग्निरेखा और दीपशिखा। महादेवी वर्मा जी ने सन्यासिनी का जीवन व्यतीत किया। उन्होंने जीवन भर श्वेत वस्त्र पहने, तख्त पर सोया और कभी शीशा नहीं देखा। यानी उन्होंने अपना सारा जीवन साहित्य को ही समर्पित किया। उनकी यह कहानी नीलकंठ बच्चों, ये एक रेखा चित्र है जो महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। नीलकंठ नाम से स्पष्ट हो रहा है, नीला है कंठ जिसका। ठीक है, तो यहाँ पर नीला कंठ मोर का है और एक मोर के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। पाठ में नीलकंठ एक मोर और राधा नामक एक मोरनी और उसके साथ कुब्जा नामक एक मोरनी के बारे में बताया गया है। यानी नीलकंठ, राधा और कुब्जा के बारे में बताया गया है। पूरे पाठ में लेखिका ने पक्षी प्रकृति की, पक्षी के स्वभाव की विभिन्नता का परिचय दिया है इन तीनों मोर मोरनी के द्वारा के माध्यम से। तो नीलकंठ पाठ महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। महादेवी जी के जीवन का एक बड़ा हिस्सा पशु पक्षियों के बीच व्यतीत हुआ। महादेवी ने पशु पक्षियों पर आधारित अनगिनत कहानियां लिखी। एक इनकी प्रसिद्ध कहानी है जो एक गिलहरी पर है जिसका नाम गिल्लू था। नीलकंठ भी उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है और नीलकंठ एक मोर है। महादेवी अपने साथ 2 मोरनी के बच्चे भी लेकर आई थी। एक नर मोर का नाम वह नीलकंठ रखा और दूसरे मादा मोर का नाम राधा रखा। नीलकंठ के स्वभाव में बहुत ही निडरता थी, वह साहसी था और अपने स्वभाव के कारण वह लेखिका और दूसरे पशु पक्षियों का प्रिय बन जाता है, उनका नेता बन जाता है। परंतु जो कुब्जा होती है, कुब्जा नामक जो मोरनी होती है, उसके आने से नीलकंठ को अकाल मृत्यु का ग्रास बनना पड़ता है। और इस रचना में लेखिका ने पशु पक्षियों के प्रति प्रेम और संरक्षण की भावना को प्रेरित किया है। इस रचना में मनुष्य पशु पक्षियों के आपसी प्रेम का बहुत ही सुंदर रूप देखने को आपको मिलेगा। तो शुरू करते हैं पाठ नीलकंठ। उस रोज एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी। बच्चों, यहाँ पर लेखिका अपने बारे में बता रही है कि खरगोशों और चिड़ियों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी तरफ चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के पास पहुँचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का इशारा किया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान, यानी बड़े मियाँ जो थे वो चिड़िया यानी पक्षियों को बेचते थे, पक्षियों की दुकान थी। मेरे से कोई सवाल करने से पहले उन्होंने कहना शुरू कर दिया, सलाम गुरुजी। पिछली बार आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था, शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़कर लाया है। एक मोर है और एक मोरनी, आप ले लें।
मोर के पंजों से दवाई बनाई जाती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे भी सीने में तो दिल है, मारने के लिए मेरी ऐसी मासूम सी चिड़ियों को कैसे दे दूं। टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त धंधा ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। यहाँ पर बड़े मियाँ चिड़िया वाले पक्षियों को बेचते हैं और जो शिकारी हैं शिकार करके लाते हैं पक्षियों का और इनकी दुकान पर बेच देते हैं और फिर आगे वाले लोगों को भेज देते हैं। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा लेखिका आई हैं। यहाँ से वो मोर और मोरनी, दो मोर के बच्चे खरीदती हैं। बड़े मियाँ की भाषण की तूफान मेल की कोई भी निश्चित स्टेशन नहीं था। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे, बस वहीं स्टेशन मान लिया जाता था। इस तथ्य से परिचित होने के कारण मैंने बीच में ही उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे कहाँ हैं? बड़े मियाँ ने हाथ के इशारे का अनुसरण करते हुए मेरी नज़र एक तार के छोटे से पिंजड़े पर पहुंची, जिसमें तीतरों के समान दो बच्चे बैठे हुए थे। पिंजड़ा संकीर्ण था, बहुत छोटा था कि वे पक्षी शावक मीन्स बच्चे, पक्षियों के बच्चे जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े हुए चित्र जैसे लग रहे थे। यानी दोनों बच्चे ऐसे बैठे हुए थे, उसमें हिल नहीं रहे थे बिल्कुल भी, तो ऐसा लग रहा था किसी फ्रेम में वो जड़े हुए हैं। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल लगातार चली आ रही थी। यानी बड़े मियाँ की भाषण मेल की बात हो रही बार बार यहाँ पर। तो बच्चों, बड़े मियाँ जो हैं बहुत बोलते हैं। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी माँ ने मुझसे इस जोड़े के नकद 30 रुपए लिए हैं। 12 कहा, भाई ज़रा सोच तो। 12 में बहुत बार कहा कि सोच लो, इनमें अभी मोर की कोई खासियत भी है कि तो इतनी बड़ी कीमत मांगने चला है। लेकिन वह मूंजी क्यों सुनने लगा। मूंजी मीन्स कंजूस, ठीक है। मूंजी का अर्थ होता है कंजूस, ठीक। 12 मीन्स कई बार सोच ले। और फिर उसने 30 रुपए मांगे। उसके लिए शंकरगढ़ के चिड़ी मार के लिए बड़े मियाँ ने क्या शब्द प्रयोग किया है? मूंजी, जिसका अर्थ होता है कंजूस। आपका ख्याल करके पछता कर देना ही पड़ा। यानी मैंने उससे 30 रुपए दिए और ये दोनों मोर के बच्चे खरीद लिए, क्योंकि आपने मुझसे कहा था मोर के बच्चे लाने के लिए। आप जैसा मुनासिब समझें। आज तो 30 रुपए चिड़ी मार के नाम पर और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा सा पिंजड़ा कार में रखा, तब वह जाली के चौकटे का चित्र जीवित हो गया। यानी वो जो बच्चे थे उसके अंदर अभी तक हिल डुल नहीं रहे थे, चित्र के समान प्रतीत हो रहे थे, वे अब हिलने डुलने लगे। दोनों पक्षी शावकों को छटपटाने से लगता था जैसे पिंजरा ही सजीव हो गया है और उड़ने योग्य हो गया है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर हैं। मोर कहकर उसने ठग लिया है। यानी बहुत छोटे छोटे बच्चे थे और वो तीतर ही लग रहे थे। कदाचित कई बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की बड़ी दुर्बलता बन गई थी, क्योंकि उस चिड़ी माँ ने कई बार मुझे ठगा था। तो लेखिका कहती है कि कई बार ठगे जाने की बात से मैं चिढ़ गई थी। अप्रसन्न होकर मैंने कहा कि मोर के क्या सुर्ख खाब के पर लगे होते हैं? तो पक्षी ही चिढ़ा दिए जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे आचार विचार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। खाप के पर, सुर्ख खाप जो होता है बच्चों, एक गहरे लाल रंग वाला पक्षी होता है। और तब लेखिका ने कहा कि ये मोर के पक्षी, मोर जो है, क्या मोर के सुर्खाप के पर लगे होते हैं? तो ये भी पक्षी ही हैं। और इस प्रकार से लेखिका ने बड़े मियाँ की दुकान से 2 पक्षी खरीदे, मोर और मोरनी, और उसे वह अब घर ले आई थी। आगे देखिए, अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाज़ा खोला। फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और थोड़ा पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में जैसे खो गए।
कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। आखिर में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरी रद्दी की कागजों की टोकरी में अपना नया बसेरा बनाया। 2 दिन वे इसी तरह दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की उस टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर, यानी उन्हें विश्वास हो गया उन बच्चों को कि यहाँ हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हमारी जान को कोई खतरा नहीं है, इसलिए आश्वस्त शब्द का प्रयोग किया है लेखिका ने। वे कभी मेरी कुर्सी, कभी मेज पर, कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगते। आविर्भूत होने का अर्थ है प्रकट होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजा निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, मेरी बिल्ली, इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी और फिर उनके शोध का क्या परिणाम होता, यह अनुमान करना बिल्कुल कठिन नहीं है। नवागंतुकों में नए, आगंतुक में मेहमान, नए आए मेहमान, और इसलिए दरवाज़ा बंद रखती थी लेखिका, कहीं ऐसा ना हो कि ये बाहर जाएं बच्चे और चित्रा नामक जो मेरी बिल्ली है इन पर आक्रमण कर दे, इनको खा जाए, इसलिए दरवाज़ा बंद रखती थी। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, किंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों के अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहा और ये दोनों ऐरे गहरे मेज को अपना सिंहासन बना लें, ऐसी स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मार्जारी के लिए असहनीय हो जाती। तो इसलिए उन्हें दरवाज़ा बंद रखना पड़ता था, क्योंकि जो चित्रा थी बिल्ली, और वो अभिमानी थी, वो भी बहुत घमंडी थी। मार्जारी का अर्थ होता है बच्चों बिल्ली। और जब चित्रा ये देखेगी कि ये जो दोनों बच्चे हैं मेरी टेबल, लेखिका की टेबल को, मेज को अपना सिंहासन बना लेते हैं, तो उससे गुस्सा आ जाएगी और वह इन पर आक्रमण ना कर दे। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, यानी पूरा का पूरा जो उनका कमरा था लेखिका का, इधर उधर उसमें जीव जंतु घूमते रहते थे, तब मैंने बहुत कठिनाई से, और उन्होंने बहुत ही सारा सामान इधर उधर बिखरा दिया था कि वो चिड़िया खाना लगने लगा। तब मैंने बहुत कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़ करके जाली वाले बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में ठीक वैसा ही कौतूहल जगाया। कौतूहल में उत्सुकता जैसे नववधु के आगमन पर परिवार के में स्वाभाविक होता है। जब उन्हें जाली घर में बंद किया गया तो उन नवागंतुकों को देख करके वहां पर रहने वाले बहुत ही उत्साह से भर गए कि हमारे घर में नए मेहमान आए हैं। ऐसे नए मेहमान आए हैं मानो नई वधू के आने पर जैसा उनमें उत्साह आ गया हो। और लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़ा और उसके चारों ओर घूम घूम कर गुटर गूं की रागनी अलापने लगा। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर बड़े ही गंभीर भाव से उसका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद करने लगे और तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मैंने चिड़ियाघर में जैसे भूचाल आ गया हो, यानी जो लेखिका थी उसके घर में खरगोश भी थे, कबूतर भी थे, मोर भी थे, ठीक है, बिल्ली भी थी, गिलहरी भी थी, और इस तरह से बहुत से पशु पक्षी रहते थे। और सारे पशु पक्षी जब पशु पक्षियों में एक उत्साह था जैसे नववधु के आगमन पर होता है, ऐसा उत्साह जब वो मोर और मोरनी उस जाली घर में जाते हैं। तो क्या होता है, तो सभी जो पक्षी थे, सभी जीव जंतु थे, उनके आने पर चिड़ियाघर में भूचाल सा आ गया। चिड़ियाघर में बहुत हलचल होने लगी। फिर धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प ठीक वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसे इल्ली से तितली का बनना होता है। अब क्या था, मोर के सिर की कलगी ऊंची, सघन और चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम में तीखी, ठीक है, और पैनी
हो गई। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ कांति, नीलाभ मीन्स नीले रंग की कांति मीन्स चमक झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा, ग्रीवा मीन्स गर्दन, नीली और हरी गर्दन की हर भंगिमा में धूप छाई लहरें उठने गिरने लगीं। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सफेद और सलेटी आलेखन स्पष्ट होने लगे। उनकी लंबी पूंछ हुई और पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त होने लगे। पैरों रंग रहित गर्वीली गति से एक बिल्कुल नई गरिमा से रंजित कर दिया गया। उसका गर्दन को ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीचे करके दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता मिस कोमलता और सुंदरता थी, उसका अनुभव करके देख कर ही किया जा सकता था। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता है। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, किंतु अपनी लंबी पूंछ, धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, श्याम काली श्वेत सफेद, धीमी गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का सटीक प्रमाण देने लगी। इस तरह से लेखिका के घर में मोर और मोरनी के दोनों बच्चे अब धीरे धीरे बड़े होने लगे और लेखिका ने उन्हें अब जाली घर में दूसरे पशु पक्षियों के साथ छोड़ दिया था। ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। नीलाभ नीली ग्रीवा गर्दन, नीली गर्दन के कारण मोर का नाम क्या रखा गया? नीलकंठ। और उसके साए के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मुझे स्वयं में ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने स्वयं को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का संरक्षक और सेनापति नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सारी खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस तरफ ले जाता जहां दाना दिया जाता और घूम घूम कर सबकी रखवाली करता रहता। अगर किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा, तीखे चंचू चोंच के प्रहार से खरगोश के छोटे बच्चों को वह अपनी चोंच से उनके कान पकड़कर उठा लेता और जब तक वे आर्त क्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में ही लटकाए रखता। आर्त क्रंदन का अर्थ होता है बच्चों रोना। क्रंदन मीन्स रोना और आर्त क्रंदन बहुत तकलीफ के साथ रोना। ठीक है। इसके बाद कभी कभार उनकी पेनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णभेद संस्कार हो जाता, लेकिन वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का मौका न देते थे। दंड विधान के समान ही उन सब जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी गहरी लंबी पूंछ और सघन पंखों की छुआछुओल सा खेल खेलते रहते। यानी वो जो मोर था नीलकंठ, वो जब खरगोश के बच्चों को कानों से उठा लेता था तो कर्णभेद संस्कार हो जाता था, यानी उसकी पेनी चोंच से उनके कान में छेद हो जाता था, तब भी वो उस पर गुस्सा नहीं करते थे। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के घर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के असफल प्रयास से सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा कर रखा था, बाकी आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना अधिक तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। लेकिन नीलकंठ दूर ऊपर झूले में चुपचाप सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस अत्यंत मंद स्वर की व्यथा पहचानी। व्यथा मीन्स तकलीफ, और वह पूंछ पंख समेट कर एकदम से एक झपट्टे से नीचे आ गया। संभवतः उसने अपनी सहज चेतना से ही समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से शिशु खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास से पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली होते ही खरगोश का बच्चा मुंह से निकल आया, किंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। निश्चेष्ट जिसमें जान ना हो, अधमरा सा।
राधा ने सहायता देने की जरूरत नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से मंद मिस धीमी केका मीस आवाज, मोर की आवाज को केका बोलते हैं। तो केका से अपनी किसी असामान्य घटना की जानकारी सब तरफ प्रसारित कर दी, मिस फैला दी। माली पहुंचा, फिर हम पहुंचे। नीलकंठ तब तक सांप के 2 खंड कर चुका था, खंड मिस टुकड़े। फिर उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे अपनी उष्णता मिस गर्मी देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मोर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी के स्वभाव और रूप को देखकर समझ में आ जाता है। कार्तिकेय बच्चों गणेश जी के बड़े भाई कार्तिकेय थे, जिनके वाहन जो था मोर था। ठीक है, तो इस तरह से नीलकंठ ने उस खरगोश की जान उस सांप से बचा ली, इसलिए वह सभी का नेता था, सभी जीव जंतुओं का संरक्षक था, ख्याल रखता था उनका, कोई मुसीबत उन पर आने नहीं देता था। इस तरह से बच्चों आपने देखा कि किस तरह से मोर, नीलकंठ सभी पशु पक्षियों का, जीव जंतुओं का प्रिय बन जाता है, उनका ध्यान रखता है और सबका वो नेता बन जाता है। तो बच्चों इस कहानी को अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे। कहानी का जो शेष भाग है आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक की कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अपने शेष भाग के साथ हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।